हेलो एंड वेलकम टू संकल्प पथ आईएएस। दोस्तों, आज से हम इकोनॉमी में मुरनाल पटेल सर का हैंडआउट का पिलर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इस पिलर का लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि ओवरऑल हम इकोनॉमी में लेक्चर नंबर 26 आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। आप में से जो भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, मैं आप सभी को बता दूं कि हमने जो है प्रोएक्टिव एक सीरीज़ लॉन्च किया है, जिसके तहत हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का प्री का हर एक सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले इकोनॉमी को स्टार्ट किया है। आज जिसका हम पिलर 3 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम पिलर 1 और पिलर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज जो है हम इस पिलर में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, पिलर 3 ये हम आज देखेंगे, जिसमें कि हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है उसको देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं हम, उसके अलावा नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड ना, किस किस देश से हम कितना इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारे चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। आप सभी को कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ दीजिए आप सभी। हम बहुत जल्दी ही इकोनॉमी और साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। अगर मैं पर्टिकुलरली इस पिलर की बात करूं, जिसमें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट मेन टॉपिक है पिलर 3A का, यहाँ से अगर आप देखो तो यूपीएससी में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते थे। 2017 में 4, 2018 में 4, 19 में 7। देख रहे हो आप, ये पिलर इंपॉर्टेंट पिलर है। लेकिन आप देखोगे कि 2024 में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा गया था। ठीक है, तो फिर भी ये पिलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो ज़्यादा अच्छा है देन द पिलर 2। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ध्यान से समझिएगा, और आसान भी है आप कह सकते हो आप। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इस पिलर को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी पिलर 1 नहीं कंप्लीट किया ना, प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। इसका मतलब क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे जो कि पिलर 1 से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड से, कि इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट होता क्या है, क्यों कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड करता है। तो देखो, गवर्नमेंट साइड से देखो तो गवर्नमेंट को फॉरेक्स रिजर्व मिलता है ना, उनको समझो अगर वो अमेरिका से या किसी और देश से भी जो है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको डॉलर्स वगैरह मिलेगा, तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी इंक्रीज़ होगा। सीधी सी बात है, जॉब्स भी इंक्रीज़ होंगी, जीडीपी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा रिसोर्सेज का एफिशिएंट तरीके से यूज़ हो पाएगा। अगर हम एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ की बात करें तो एक्सपोर्टिंग कंपनीज़ के लिए दूसरे देश के कस्टमर्स उनको मिल जाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा उससे। उसके अलावा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो पाएगा। सोचो अगर कोई कंपनी जो है वो 5 पैकेट कुरकुरे का अगर सोचो प्रोडक्शन करती है, और इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 पैकेट ही बिक पाता है, तो बाकी के पैकेट्स वो बाहर के देशों में बेच पाएगी ना। तो ये इसको क्या कहेंगे, इंक्रीज कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन होना। कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, तो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल पाएंगी ना, उनको क्वालिटी और प्राइस वाइज दोनों तरीके से चॉइसेस मिलेंगी, जो चाहे वो परचेज कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इंटरनेशनल ट्रेड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम बात करें तो 2 तरह की होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी हम किसको कहेंगे, ओपन इकोनॉमी कहेंगे जो कि ओपन हो, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ होता हो, फाइनेंशियल मार्केट का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, लेबर मार्केट का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमीज होती है जहाँ पे किसी भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, ना ही निवेश होता है, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है बाकी दुनिया के साथ, जैसे कि नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, अब बात करें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी हम किसको कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में ये होता है कि कोई गवर्नमेंट है, वहाँ से सोचो आप गुड्स एंड सर्विसेज किसी देश से जा रही है, किसी देश से आ रही है, सिंपल बात है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट हम किसको कहेंगे, इंपोर्ट में ये होता है सरकार के हिसाब से कि उनका जो पैसा है वो अपने देश से चला जाता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, लीकेज कहेंगे। जब आप कोई सामान को मंगवाते हो बाहर के देश से, तो अपने देश का पैसा आप दे रहे हो ना उस देश के, तो उसको क्या कहेंगे, हम लीकेज कहेंगे फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फॉर इंडिया। ठीक है, वहीं पे एक्सपोर्ट की बात करें, हम मान के चलो टी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट को हम क्या कहेंगे, इंजेक्शन कहेंगे। क्यों, क्योंकि हम कोई चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अपने देश के लिए, समझ रहे हो आप। इंपोर्ट को हम क्या कहेंगे, एक तरह से लीकेज कहेंगे, क्योंकि हमारा कोई चीज़ जा रहा है, पैसा जा रहा है। और एक्सपोर्ट में हम क्या कहेंगे, इंजेक्ट करेंगे, यानी कि आपने इकोनॉमी में हम कोई चीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के क्या क्या तरीके हैं, वेरियस मोड्स और टाइप्स की हम बात करते हैं। एक तो हो सकता है क्या कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हो, कि मतलब यहाँ से सामान को किसी और देश में भेज सकते हो, किसी और देश से सामान मंगवा के अपने देश में भेज सकते हो। वो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका। इसमें चैलेंजेस क्या होता है? चैलेंजेस होता है आपका पैकेजिंग का खर्चा हो गया, उसके अलावा टैक्सेस का, क्योंकि सरकारें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पे क्या लगा के रखती हैं? कस्टम ड्यूटीज़ और वेरियस तरह के टैक्स लगा के रखती हैं। तो उस टैक्सेस एक तरह का चैलेंज है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग भी करवा सकते हो, जैसे कि आईफोन एप्पल का है, और एप्पल ने क्या किया, इंडिया में टाटा को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है। तो जिससे क्या होगा, उसके ये जो टैक्सेस वगैरह हैं ये बहुत हद तक बच जाएंगे। लेकिन चैलेंजेस क्या होगा? चैलेंजेस होगा क्वालिटी में, चैलेंज हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि हो सकता है टाटा उस क्वालिटी का प्रोडक्ट ना बना पाए, ठीक है, एप्पल के लिए। उसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, क्योंकि टाटा बना रहा है प्रोडक्ट तो टाटा को पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो ये इसमें चैलेंजेस है। उसके अलावा फ्रेंचाइजिंग या लाइसेंसिंग की बात करो तो इसमें क्या होता है कि कोई बाहर की कंपनी है, वो जो है अपने देश में किसी कंपनी को क्या देती है? लाइसेंस देती है। जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा हो गया, यूएसए का है, उसने इंडिया में जुबिलेंट फूड वर्क को लाइसेंस दे रखा है डोमिनोज पिज़्ज़ा बेचने का बना के, ठीक है। वो फार्मूलाज वगैरह दे देते हैं, आप जो है उसको से बेच सकते हो। चैलेंजेस क्या होता है? वही क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, उसके अलावा रॉयल्टी, फीस पेमेंट, ये सब हो सकता है चैलेंजेस। पेप्सी ने अपना लाइसेंस किसको दे रखा है इंडिया में? वरुण बेवरेजेस को दे रखा है। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम्स होता है। उसके अलावा आप जॉइंट वेंचर भी कर सकते हो, जैसे कि आप सभी को याद होगा हीरो और होंडा का जॉइंट वेंचर था, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हो। इसमें खतरा क्या होता है कि आपका हो सकता है ट्रेड सीक्रेट कोई चुरा लेना, आपका जो भी, मान के चलो पेप्सी कंपनी ही है, पेप्सी कंपनी अपना सारा फॉर्मूला इस कंपनी को दे रही है इंडिया में बेचने के लिए। अब हो सकता है कि ये उसका जो ट्रेड का सीक्रेट है वो चुरा के या फार्मूलाज चुरा के क्या करे, इंडिया में अपना ही कोई नया मतलब ब्रांड खोल ले, नया पेप्सी का कुछ खोल के बेचने लग जाए। तो ये खतरा होता है इनके लिए। एक और होता है होली ओन्ड सब्सिडरीज, जैसे कि इंडिया मतलब स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है इंडिया का, वो 100% ओन्ड किया जाता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके द्वारा, ठीक है। तो मतलब आप एक सब्सिडरी टाइप खोल सकते हो इसमें भी, लेकिन टैक्सेशन वगैरह रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं। तो ये मैंने वेरियस तरीके बता दिए एंट्री करने के इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, तो आप सभी देख सकते हो इनवॉइस चाहिए होता है, उसके अलावा रेसिपिएट ऑफ ऑर्डर चाहिए होता है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, इंपोर्टर एक्सपोर्टर का कोड चाहिए होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, किस देश में ओरिजिन हुआ है, उसके अलावा एंड यूज़र सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कहाँ पे लास्ट में जाकर बिकेगा, शिपिंग कोरियर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके अलावा लोन्स रिलेटेड भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज किसको कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, सब चीज़ें उसमें लिखा होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं, मान के चलो कि अपने देश का, ठीक है, जो चाय पत्ती बेचने वाले एक्सपोर्टर हैं, उन्होंने अमेरिका में चाय पत्ती बेची, इंपोर्टर हो गया अमेरिका वाला, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं अभी आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। तो वो क्या हो गया? डेब्टर हो गया ना, उसने एक तरह का लोन ले लिया, पैसा उसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो क्रेडिटर हैं, मतलब जो देने वाले, पैसे देने वाले हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो क्या कर सकते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा सकते हैं, जिसमें ये लिखा होगा कि भाई इंपोर्टर, आप जो है मेरे को इतने पैसे एसबीआई में जमा करवा देना, डेडलाइन इसका ये दिन है। अगर तो आपने करवा दिया तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, अगर आप डेडलाइन मिस हो गए तो आपको इतने परसेंट रुपये का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें दोनों पार्टीज़ किसी चीज़ को लेकर सहमति होती हैं, ठीक है। लोन्स में भी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ना स्कीम्स होते हैं, जैसे कि ईसीजीसी। अब मैंने पिलर सी 1C में आपको समझाया था, 2C में वगैरह आप जाके पिछले पिलर्स को देख सकते हो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अब डिटेल में समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक तरह का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जिसमें कि सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लिखे हुए होते हैं बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब यूजुअली 1 साल का होता है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरह का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जिसमें कि सारा ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है।
बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, मान के चलो इंडिया है और यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है। तो इंडिया से कोई भी सामान जो है एक्सपोर्ट हो रहा है और अमेरिका से कोई भी सामान इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, इन सब का हिसाब जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सिटीजन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये है कि आप उस देश के नागरिक हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान के चलो आप इंडियन नागरिक हो, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास, और आपने यूएस में अभी रह रहे हो कुछ दिनों से, और आपने इंडिया से यूएस में सामान मंगवाया, तो क्या आपका जो सामान है वो किसके मतलब आप इंपोर्ट में लिखा जाएगा? तो देखोगे आप, तो वो आप भले ही इंडिया के नागरिक हो, लेकिन यूएस के इंपोर्ट में वो चीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिटीजनशिप का फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। यूजुअली सेंट्रल बैंक ही हर देश का रिकॉर्ड प्रिपेयर करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। सेंट्रल बैंक यानी कि अपने देश की आरबीआई, और इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड फॉर्मेट मतलब कि इस तरीके से पहले ये चीज़ लिखा होगा, फिर ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़। क्यों? क्योंकि हर देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला ये बनाना है ना। अब तो कोई देश का अलग होगा, किसी देश का अलग होगा, तो फिर ये समझो ना, समझने में दिक्कत होगी अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम आ जाए तो ये एक फॉर्मेट आईएमएफ ने बना के दिया हुआ है। उस फॉर्मेट के हिसाब से हर एक देश को बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। अब समझो कि अगर हम मान के चलो कि किसी देश से कोई चीज़ जा रहा है और किसी देश में कोई चीज़ आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसी तरीके से देखें तो पूरे वर्ल्ड का जो नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो 40 अगर डॉलर अपने देश से चला गया, तो किसी देश में तो $40 गया है ना, तो नेट कितना हो जाएगा? 40 - 40 = 0, ठीक है। तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक। नॉर्मली अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड्स आते हैं, ठीक है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल कौन से होते हैं? जो भी सामान आप देख पाते हो, सीधी सी बात है, कोई भी गुड्स ना, जो भी आप टीवी, फ्रिज वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो सब हो गया विजिबल। इनविजिबल में सर्विसेज हो गया। सर्विसेज तो कोई ऐसा दिखता नहीं है ना, मतलब आप कोई किसी चीज़ की मदद कर रहे हो, ठीक है, आईटी एक्सपोर्ट हो रहा है, वो हो गया सर्विसेज। रेमिटेंसेज वगैरह हो गया। उसके अलावा इनकम में इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब इनविजिबल में आते हैं। सर्विस, ट्रांसफ़र और इनकम, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कैपिटल अकाउंट में बात करें हम, इन्वेस्टमेंट, डेप्ट, लोन, बैंक डिपॉजिट, ये सब कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो ये फ़र्क आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। लेकिन अगर आरबीआई की बात करें, आरबीआई का क्या मेथड है क्लासिफाई करने का बैलेंस ऑफ पेमेंट का? तो आरबीआई कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करता है। करेंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज लिखता है, प्राइमरी इनकम में वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, सेकेंडरी इनकम में रेमिटेंसेज वगैरह, और कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई, उसके अलावा लोन्स, जो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग होती है, वो सब आता है इसमें। नॉन रेसिडेंट जो भी इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स में अपने, मान के चलो कोई विदेशी नागरिक है, मान के चलो यूएसए की कमला हैरिस ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये सब चीज़ें कैपिटल पार्ट में आती हैं, ठीक है। अब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को, करंट अकाउंट को समझे तो कुछ डाटा समझते हैं। ये आप देख सकते हो 2018-19 का है। देखो विजिबल में गुड्स की बात करें तो इंडिया जो है वो इंपोर्टर है, 180 करोड़ का तो इंपोर्ट कर देता है इंडिया गुड्स का। इनविजिबल जो हमको नहीं दिखता, सर्विस हो गया आपका, तो सर्विस इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, प्लस 82 करोड़ का आपका यहाँ पे इसमें डेफिसिट नहीं होता है, बल्कि सरप्लस होता है, ठीक है। प्राइमरी इनकम, वेजेस वगैरह में बात करें तो हम इंपोर्ट करते हैं। सेकेंडरी इनकम की बात करें, रेमिटेंसेज वगैरह, हमको यहाँ पे डेफिसिट नहीं है बल्कि सरप्लस है, क्योंकि अपने देश में रेमिटेंसेज बहुत ज़्यादा मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है अपने देश में रेमिटेंसेज, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इंडिया जो है एक नेट करंट अकाउंट बैलेंस में डेफिसिट में होता है। लगभग 2018-19 का डाटा देखोगे तो माइनस का 57 बिलियन यानी कि डेफिसिट में इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया जो है हरदम से ऐसा डेफिसिट में नहीं था। अगर आप देखोगे तो 2001 से 4 में करंट अकाउंट सरप्लस में इंडिया होता था, लेकिन फिर देखोगे आप लगभग पिछले 17 सालों में इंडिया क्या है, डेफिसिट में ही रहा है। हाँ, कोविड के समय में क्योंकि हमने इंपोर्ट कम किया था तो इंडिया एक बार के लिए सरप्लस में आ गया था, ठीक है। तो इंडिया हरदम एक तरह से एवरेज देखो तो माइनस का 2.2% ऑफ जीडीपी का डेफिसिट में ही रहा है। ये आप देख सकते हो डाटा 11 हर साल का देखोगे आप डेफिसिट में ही रह रहा है। कोविड के समय पॉजिटिव में हो गया था, उसके बाद देखोगे हर साल कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से इंडिया डेफिसिट में ही रहा है, ठीक है। अब हम समझते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड को।
बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में, गुड्स के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे। लेकिन आईएमएफ जो है सर्विसेज को भी काउंट करता है, और सर्विसेज को भी काउंट करना चाहिए। एनसीईआरटी समझो पुराने डाटा है तो वो गुड्स को ही काउंट करता है। अब क्वेश्चन में क्या टिक करना है तो वो यार क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड को बिलियंस में 18-19 का डाटा के हिसाब से देखो तो इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किए गुड्स का वो 330 मतलब बिलियन डॉलर का था। इंपोर्ट कितने का किया, -510 बिलियन, मतलब इंडिया डेफिसिट में था। सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो +208 बिलियन डॉलर का था। इंपोर्ट सर्विसेज कितना था, माइनस का 126 बिलियन डॉलर का था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम दोनों को मतलब दोनों एक्सपोर्ट और दोनों इंपोर्ट को प्लस करके माइनस करें तो हम देखेंगे कि ओवरऑल हम 98 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट में थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से मतलब आप डाटा कैलकुलेट कर सकते हो कि इंडिया इंपोर्ट में होता है या मतलब डेफिसिट में होता है, सरप्लस में होता है। अब हम समझते हैं अगला टर्म, नेट टर्म ऑफ ट्रेड। नेट टर्म ऑफ ट्रेड एंटिटी किसको कहते हैं, एंटिटी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन में वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इनटू का 100। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हम इम्पोर्टेड गोल्ड जो है जिसका वजन 100 किलो अगर हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू 500 करोड़ 550 करोड़ रुपए, ठीक है। वैल्यू मतलब इसका प्राइस 100 किलो गोल्ड का प्राइस 550 करोड़ रुपए हुआ जिसको हमने इंपोर्ट किया। हम एक्सपोर्ट हम चावल करते हैं, राइस करते हैं, हमने 800 किलो राइस एक्सपोर्ट किया लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ रुपए है। भाई वैल्यू ऑफ गोल्ड ज़्यादा है देन द वैल्यू ऑफ राइस, लेकिन वेट के हिसाब से हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट की, ठीक है, वैल्यू ऑफ कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो ये 300 करोड़ रुपए ऊपर हो गया। वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितना हो गया, 500-550 करोड़ नीचे हो गया। इसको जब हमने 500 करोड़ है, हम जब इसको हमने सॉल्व किया तो 60 आया हमारा, ठीक है। एंटिटी कितना आया, 60 आया। इंडिया जो है यूजुअली लेस देन 100 ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप ये पता लगा सकते हो कि इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम। तो नेट टर्म ऑफ ट्रेड वैल्यू के हिसाब से हम देखते हैं। दूसरा होता है ग्रॉस टर्म ऑफ ट्रेड या बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड, इसको हम क्वांटिटी के हिसाब से देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट अपन में क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट मल्टीप्लाई बाय 100। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने बात की जैसे कि क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट, कितना इंपोर्ट करते हैं हम, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि 100 kg गोल्ड हमने इंपोर्ट किया है तो 100 ऊपर हो गया। उसके अलावा क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट हमने 800 kg एक्सपोर्ट किया राइस को तो 800 आ गया, यहाँ पे सॉल्व करके 12.5, ठीक है। तो इंडिया इसमें भी यूजुअली 100 से नीचे ही रहता है। मतलब हम अगर क्वांटिटी वाइज देखोगे ना तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट से, लेकिन वैल्यू वाइज देखोगे आप तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट के हिसाब से। इससे हमको ये पता चलता है, ठीक है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड काम का नहीं है। उसके अलावा हम समझते हैं कि टॉप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंडिया का क्या है। तो हम अगर बात करें एक्सपोर्ट, अगर हम गुड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जेम्स, ज्वेलरी, ये सब बाद में आता है। सर्विसेज में हम सबसे ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर सर्विसेज को हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट्स की बात करें अगर हम गुड्स में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। और सर्विसेज में बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल, ये हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024 के हिसाब से बात करें तो इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट 2023-24 में कंज्यूमर गुड्स में फ्रिज था। सबसे ज़्यादा हम फ्रिज को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स में बात करें तो फ्रिज का कंप्रेसर, सीधी सी बात है। कैपिटल गुड्स में मशीनरी, फिर रॉ मटेरियल्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया के टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मरीन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर नॉन बासमती राइस, स्पाइसेस, शुगर, बफेलो मीट, बासमती राइस, कॉटन, व्हीट, ये सब कुछ उसके बाद आते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का ट्रेड पार्टनर्स की बात करें, इंडिया किससे ज़्यादा ट्रेड करता है तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करता है, यूएसए को, फिर यूएई को, फिर नीदरलैंड्स को, फिर बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, ये सब आते हैं। उसके अलावा इंडिया का टॉप सोर्सेज ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स का देखें तो सबसे ज़्यादा हम चाइना से इंपोर्ट्स करवाते हैं। चाइना से नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा इंपोर्ट्स करवाते हैं और रॉ मटेरियल्स, कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स। फिर यूएई से हम गोल्ड वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं। फिर यूएसए से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर आगे आपका सऊदी, इराक, स्विट्जरलैंड, ये सब फिर ऑयल्स वगैरह हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं इनसे, ठीक है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट देखोगे आप इंपोर्ट के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि जब जहाँ पे इंडिया इंपोर्ट कम करता है और मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, ऐसे देशों से सबसे ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है, ठीक है। फिर मिडिल ईस्टर्न नेशन के साथ है स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया।
और गाइस बता दूं ये जो डाटा है ना ये चेंज होते रहते हैं, तो आपको अपडेटेड रहना है इनके हिसाब से, ठीक है। ट्रेड सरप्लस की बात करें, ट्रेड सरप्लस का मतलब इंडिया इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ, फिर ब्रिटेन, नीदरलैंड, फिर बांग्लादेश, नेपाल वगैरह, ठीक है। तो यूएसए के साथ ज़्यादा करता है, तो अभी आपको पता ही है डोनाल्ड ट्रम्प धमकी दे रहे हैं टैरिफ वगैरह लगाने का, क्योंकि हम सरप्लस में हैं, ठीक है। इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें अगर हम, तो ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है कि ऐसे देश जिनसे हमारा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप है, तो वो यूएसए हो गया, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, ये हो गया आपके टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर्स। अब कुछ क्वेश्चन आए हैं उसको देख लेते हैं हम। 2013 का है प्री का क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहेंगे हम, तो ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ईयर, सीधी सी बात, ये आंसर है ना। अभी हमने देखा एक साल में कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उन सबका ट्रांजेक्शन का हिस्ट्री, ठीक है, रिकॉर्ड होता है वो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पार्ट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हमने देखा था करंट अकाउंट का पार्ट होता है, फिर इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट भी पार्ट है, कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट पार्ट नहीं होता। कैपिटल पार्ट तो सीधी सी बात अलग ही हो गया ना, करंट अकाउंट में नहीं आता, वो कैपिटल पार्ट में आता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यूपीएससी प्री 2014 में पूछा गया है, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कौन सा कंस्टिट्यूट करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन एसेट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इनमें से क्या लग रहा है आपको कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला वाला बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्टिट्यूट करता है। उसके अलावा फॉरेन एसेट नहीं होता भाई इसमें। उसके अलावा इनविजिबल्स हमने देखा था ना, विजिबल और इनविजिबल जो करंट अकाउंट में था, ठीक है, तो ये होता है। उसके अलावा स्पेशल ड्राइंग राइट नहीं होता। फर्स्ट एंड 3 अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 ईयर्स, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, प्री 2019 का क्वेश्चन है, तो इंडिया ही सबसे ज़्यादा राइस का एक्सपोर्ट करता है, नॉन बासमती राइस पहले, फिर बासमती राइस। फिर अमॉन्ग द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंपोर्टेड बाय इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाईएस्ट इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वैल्यू के हिसाब से हाईएस्ट इंपोर्ट हमने सबसे ज़्यादा क्या किया है। तो वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, स्पाइसेस हम ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करते भाई, स्पाइसेस तो अपने देश में ही बनता है, फ्रेश फ्रूट्स भी नहीं, पल्सेस भी नहीं, वेजिटेबल्स ऑयल सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं वैल्यू के हिसाब से। फिर बात करें अगला क्वेश्चन के, तो 2014-20 में पूछा गया था CDS में, लेकिन क्वेश्चन ये है, सिंस 2014-15 इंडिया जो है कंसिस्टेंटली रन ट्रेड सरप्लस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किसके साथ ट्रेड सरप्लस है, तो यह सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ अपना ट्रेड सरप्लस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्री 2020 का है, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है कम है देन मर्चेंडाइज इम्पोर्ट से। इंडिया का जो इंपोर्ट्स ऑफ आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइजर, मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इन इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो गाइज आप जो है ना आंसर करने के लिए वीडियो को पॉज करके भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा हो कि मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो कम है मर्चेंडाइज इंपोर्ट से। तो यार बिल्कुल सही बात है, इंडिया जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वो ज़्यादा करता है देन द इंपोर्ट। हमने अभी देखा था पीछे, आप पीछे जाके देख सकते हो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ज़्यादा है। उसके अलावा इंडिया का जो इंपोर्ट है आयरन, स्टील, ये सब डिक्रीज हुआ है रिसेंट ईयर्स में। तो यार नहीं, इंडिया आयरन वगैरह अभी भी इंपोर्ट करता ही है, ठीक है। फिर बात करें इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बिल्कुल इंडिया सर्विसेज ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। फिर इंडिया सफर्स ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट, बिल्कुल सही बात है, इंडिया ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहता है, यानी डी वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन प्री 2020 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड। कंसिस्टेंटली कोई चीज़ बढ़ना, मैंने आपको पहले बता रखा है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली गलत होते ही हैं, ठीक है। अगला, टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। टेक्सटाइल से रिलेटेड ज़्यादा ट्रेड करते हैं हम क्या। इन लास्ट 5 ईयर्स नेपाल हैज़ बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। क्या नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का? करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज़ कंसिस्टेंटली, तो मैंने बताया कंसिस्टेंटली गलत ही भाई, ऐसा नहीं है। उसके अलावा टेक्सटाइल बांग्लादेश के साथ अपना टेक्सटाइल में ट्रेड ज़्यादा होता है, तो सही बात है। लास्ट 5 ईयर्स में नेपाल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, नहीं भाई, बांग्लादेश जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अपना, ठीक है, बांग्लादेश।
उसके अलावा तो यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो है क्या हो गया अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं, इतने सारे देखो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस वाले सिर्फ और सिर्फ पिलर 3A से, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट में एक टर्म है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो है वो एक तरह से आप कहो तो प्रोवाइड करता है सर्विसेज इन ऑपरेशन, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस में। अगर हम 2023 के डाटा के हिसाब से बात करें तो इंडिया में लगभग 150 प्लस मल्टीनेशनल कंपनीज है जो कि 1600 प्लस ऐसे ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इंडिया में चलाती हैं, जिसमें कि 32 लाख पीपल को एम्प्लॉयमेंट इंडिया में मिला हुआ है, ठीक है, प्राइमरी इंजीनियर और साइंटिस्ट को। तो क्यों इंडिया में सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट इंडिया ज़्यादा करता है इस वजह से। कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है नीति आयोग बनाता है, जिसमें कि इंडियन स्टेट्स को उसकी पॉलिसीज़ के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से रैंक किया जाता है। ओवरऑल जो है देखोगे तो आप कोस्टल स्टेट इसमें बेस्ट परफॉर्मर रहते हैं। उसके अलावा ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन जो है वो UNES कैप के द्वारा किया जाता है। ये स्कोर देता है बेस्ड ऑन गवर्नमेंट की एफर्ट, कितनी वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने में, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कम करने में काम कर रही है। उसके अलावा गुड्स एंड ट्रेड बैरोमीटर एक इंडेक्स होता है जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लाया जाता है। इसमें जो है मतलब कितना चेंज हो रहा है वर्ल्ड का गुड्स और ट्रेड का ग्रोथ में, ठीक है। इस अगर इंडेक्स में वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 100 से कम है तो ख़राब बात है। इंडिया का 100 से कम ही रहता है, 96.1 2022 दिसंबर में था। अब हम आते हैं रेमिटेंसेस पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेमिटेंसेस, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की रेमिटेंसेस रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। उसके हिसाब से 2008 से सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस किसी देश द्वारा रिसीव किया जाता है तो वो इंडिया सबसे नंबर 1 पे, फिर चाइना, मैक्सिको, ठीक है। इंडिया नंबर 1 पे आपको रेमिटेंसेस में। रेमिटेंसेस क्या होता है, अपने देश के नागरिक जो बाहर के देश में जाके काम करते हैं और वहाँ से पैसा हमारे देश में वापस भेजते हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ वगैरह इंडिया में ही हैं, उसको क्या कहते हैं, हम रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में देखो तो रेमिटेंसेस जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है करंट अकाउंट इनकम का आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट। सर्विस एक्सपोर्ट का जो सबसे ज़्यादा हमको पैसा मिलता है ना वो रेमिटेंसेस से ही मिलता है। सोचो हमारे देश के नागरिक जो किसी और देश में जा रहे हैं, एक तो यार यही खराब बात हुआ, उनको अपने देश में ही नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इसको छोड़ दो। अब वो दूसरे देश में जाके काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर इंडिया में पैसा वो भेजते हैं, ठीक है। वो हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि रेमिटेंसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी को रिमूवल करने में, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड में, क्यों, क्योंकि गरीब लोग बाहर के देशों में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, यहाँ पे पैसा भेजते, तो यहाँ पे उनके जो फैमिलीज है वहाँ से गरीबी मिटती है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप की बात करें ऑयल प्राइजेज और रेमिटेंसेज में तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज है वो क्या है, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनीज में से आता है। क्यों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आप सभी को पता है ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं कंपनीज़ के लिए। मिडिल ईस्टर्न जो देश है वहाँ पे तो और ज़्यादा क्रूड ऑयल्स वगैरह बेचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा डिमांड होती है वर्कर्स की, तो इंडियन वर्कर्स की वहाँ ज़्यादा डिमांड है, इस वजह से वहाँ से ज़्यादा हमको रेमिटेंसेस मिलते हैं, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें, पहले जो इंडियन माइग्रेंट का की डेस्टिनेशन होता था जाने का, वो होता था गल्फ़ नेशंस, क्योंकि लो स्किल्ड होते थे, इनफॉर्मल वर्कर्स होते थे। लेकिन अब आप बात करो ना तो अपने जो लोग हैं वो ज़्यादातर USA, UK, सिंगापुर, इन सब देशों में जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक तो पढ़े लिखे हैं, हाई स्किल्ड जॉब्स, हाई इनकम कंट्रीज़ में जा रहे हैं, पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाला जाता है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा निकाला जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब हम रेमिटेंस या माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1915 में 9 जनवरी में गांधी जी जो है वो रिटर्न किए थे साउथ अफ्रीका से, अपने इंडिया में वापस आए थे वो। तो 2003 में जो अपने NDA मतलब PM वाजपेयी जी थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे हर साल 9 जनवरी को। 2015 में मोदी जी ने कहा कि 2 साल पे मनाते हैं ना, हर साल नहीं 2 साल पे मनाते हैं, ग्रैंड फेस्टिवल करेंगे हर एक दूसरे साल पे, ठीक है। अब हम इसी हिसाब से होता रहता है प्रवासी भारतीय दिवस, आप न्यूज़ पेपर वगैरह में सुनते रहोगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट में इंपोर्ट ऑफ ऑयल की बात करें तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम ऑयल इंपोर्ट को 10% से कम करें 2022 तक। 2015 के हिसाब से टारगेट था, अचीव हुआ नहीं हुआ आप सभी लिखिए कमेंट सेक्शन में। फिर उसके अलावा इससे क्या होगा कि हमारा जो मतलब हमको डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अपने देश में भी कुछ ऑयल होंगे भाई, उसको ढूंढो। तो इंडिया में अगर बात करें तो डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी के हिसाब से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है, ये एजेंसी काम करती है, ठीक है।
1991 के एलपीजी रिफॉर्म से पहले सिर्फ और सिर्फ ओएनजीसी और कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनीज को ही अलाउड था एक्सप्लोर करना ऑयल गैसेस को, लेकिन जब से हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिया उसके बाद से ये सेक्टर ओपन हो गया प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। 1997 से न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को बिडिंग और ऑक्शन सिस्टम के जरिए, मतलब आप ऑक्शन करो, बिडिंग करो और आपको जो है हम आपको लाइसेंस देंगे, ठीक है। उसके अलावा NELPs का प्राइमरी लिमिटेशन क्या है कि सेपरेट लाइसेंस देना, मतलब हर एक हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट के लिए, मतलब पेट्रोल के लिए अलग ना, हर एक हाइड्रोकार्बन के लिए, गैस सबके लिए अलग। तो ये जो काम कैसे करता है प्रोडक्शन शेयरिंग के कॉन्ट्रैक्ट पे, कि मतलब हम जो है आपको कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट हमको ऐसे देना पड़ेगा इस हिसाब से। लेकिन आपको पता ही है इंडियन होशियार होते हैं, इंडियन प्रोड्यूसर्स क्या कहते हैं, भाई हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है ना, तो हमको प्रॉफिट कम होता है, इस वजह से हमने कम कमाए तो हम आपको कम पैसा देंगे। तो सरकार कहती है अच्छा तुम होशियारी कर रहे हो, हम इंस्पेक्टर भेजते हैं चेक करने के लिए। तो इससे क्या होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक कम हो जाती है। तो ये कुछ सिस्टम चल रहा था। तो इंडिया पता क्या लेके आया, इंडिया लेके फिर अब मतलब पहले था NELP पॉलिसी, फिर मोदी जी लेके आए हेल्प पॉलिसी 2016 से। हेल्प पॉलिसी में क्या था कि NELP को रिप्लेस कर दिया गया हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी के साथ। अब जो है सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस जो है सफिशिएंट होगा एक्सप्लोर करना और प्रोड्यूस करना हर एक तरह के हाइड्रोकार्बन का, कौन कौन, जैसे ऑयल, गैस, कोल, मीथेन, ये सब आ गए इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट क्या किस पे काम कर रही है, ग्रॉस रेवेन्यू शेयरिंग पे काम करती है। मतलब अब हमको आपके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, आपने जितना भी रेवेन्यू कमाया उसका कुछ परसेंटेज ऑफ हिस्सा हमको आप दे दो, ठीक है। इससे गवर्नमेंट कहती है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे ऑयल और गैस के प्राइजेज में, ठीक है। अब आप ही डिसाइड करो मार्केट के हिसाब से। उसके अलावा कुछ एक्सप्लोरेशन के नॉर्म्स को भी रिलैक्स कर दिया गया। फिर ओपन एग्रीगेट लाइसेंसिंग पॉलिसी लाया गया कि गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब कंपनी खुद से चाहे तो किसी जगह को पिक कर सकती है कि हमको इस जगह में ऑयल एक्सप्लोरेशन करना है, फिर गवर्नमेंट बिडिंग करती है और बिडिंग के बाद कंपनीज को इनवाइट करती है ना, ठीक है, फिर लाइसेंस देती है। उसके अलावा इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात करें तो इंडिया जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो इंडिया को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेना चाहिए भाई क्रूड ऑयल को, और अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में उसको भर लेना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी के समय काम आएगा। तो ऐसे अपने देश में पता कहाँ कहाँ है, विशाखापट्टनम में हो गया आपका, उड़ीसा में, इन सब जगहों पे अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है भाई, मतलब ऑयल रिजर्व करने का कहीं पे जगह होगा जो कि स्ट्रेटेजिक अपने लिए, वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि इस जगह बात करूँ तो अंडरग्राउंड रॉक कार्बन फैसिलिटीज़ में स्टोर किया जाता है, जो कि मोर सिक्योर और सेफ है। यहाँ पे एयर स्ट्राइक वगैरह भी होगा तो भी हम बच जाएंगे ना, मतलब ज़्यादा बढ़िया है। एबव ग्राउंड स्टोरेज जो टैंक्स होते हैं, एबव ग्राउंड स्टोरेज, उनसे तो अच्छा ही है कम से कम, ठीक है। इंडिया के पास जो है लगभग 5 मिलियन टन का स्टोरेज कैपेसिटी है। तो इंडिया में कहा गया कि यार हम पे इतना ज़्यादा कैपेसिटी है लेकिन हम फिल कर नहीं पाते हैं, और गवर्नमेंट पे इतना पैसा नहीं है कि हम इसको 100% फिल कर पाए अपने स्टोरेज कैपेसिटी को। तो इंडिया क्या करती है, लीज पे देती है। तो इंडिया ने 1 मिलियन जो टन का स्टोरेज फैसिलिटी है उसको लीज पे देना का घोषणा किया, ठीक है, 2024 फेब में। फिर उसके बाद आप देखोगे तो लेकिन इसमें कंडीशन ये होता है कि आप लीज पे कोई देश ले तो सकता है, उसमें ऑयल फिल कर सकता है इंडिया के वाले स्ट्रेटेजिक रिजर्व में। लेकिन अगर इंडिया में कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, वॉर आ जाए, तो वो जो ऑयल पे उस पर पहला हक हमारा होगा। मतलब उस ऑयल कंपनी को हमको पहले बेचना पड़ेगा किसी और देश के मुकाबले में, ठीक है। क्योंकि भाई सोचो वॉर आ गया, अपने को ऑयल की ज़रूरत है, अपने देश में ऑयल भी है लेकिन वो हमारा नहीं है, तो फ़ायदा ही क्या हुआ ना। तो ये कंडीशन है इसमें। UAE की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने मतलब ऐसा लीज पे ले रखा है अपने देश में, ठीक है। उसके अलावा बात करें क्रूड ऑयल के प्राइजेस और ओपेक का, हम समझते हैं ओपेक को, आपने ओपेक का नाम सुना होगा, 1961 में बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, UAE, वेनेजुएला, इराक, टोटल 14 मेंबर हैं। हेडक्वार्टर वियना सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया में है। कतर ने 2019 में विड्रॉ कर लिया था। रसिया इसका मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। रसिया एक ऑयल बहुत बड़ा एक ऑयल एक्सपोर्टिंग मतलब कंट्री है, फिर भी इस ओपेक का पार्ट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स से ऑयल के प्राइसेस कम ज़्यादा होते हैं। किन फैक्टर से, समझो ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई साइड से कौन सा फैक्टर हो सकता है कि सप्लाई साइड अगर कम हो जाए, मतलब समझो ये सारे देश क्या करते हैं, मिलकर ये तय कर लेते हैं हम एक काम करते हैं ऑयल का प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। भाई ऑयल का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा और डिमांड उतना ही है तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरा डिमांड साइड से, अगर समझो सामने से ही डिमांड बढ़ जाए तो भी सीधी सी बात है प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो सोचो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। प्राइस कम कब होता है ऑयल का, प्राइस कम
कब तो होता है जब समझो ओपेक और रसिया में झगड़ा चल रहा हो कि वो एग्रीमेंट ही नहीं बना पा रहे हो कि मतलब कितना हमको ऑयल कट करना है, कोई देश ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कोई कम, तो उससे क्या हो जाएगा, प्राइस जो है एक तरह से कम हो जाता है। डिमांड साइड से बात करें, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए, कोरोना आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए तो ज़्यादा डिमांड है ही नहीं ऑयल का, तो उससे भी प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, 2021 फैब की बात करें तो इंडिया से बिगेस्ट ऑयल सप्लायर कौन था, इंडिया में बिगेस्ट ऑयल सप्लायर इराक, यूएसए, ये सब थे। 2021 की बात है ये, आपको पता है 2024-25 में क्या था, रसिया आ गया था नंबर 1 पे, फिर दूसरे देश आ गए, आपको ये डाटा ध्यान रखना है। ठीक है, 2021 अप्रैल के बाद से ओपेक ने डिसाइड किया कि हम ग्रेजुअली प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि मतलब ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, गिर गए थे, मतलब बढ़ गए थे, तो उसको कम करने के लिए देखो आप रसिया यूक्रेन के समय, वॉर के समय देखोगे ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा $120 प्रति बैरल पहुंच गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया और कम होते होते फिर इतने पे आ गया वो। ठीक है, रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ गया था। ठीक है, इंडिया की स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने मतलब ये सोचा कि हम रसिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल खरीदते हैं, क्योंकि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रसिया को पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो इंडिया का उतना ज़्यादा फायदा होता नहीं है इसमें, आगे हम समझेंगे। अब कुछ टर्म समझ लेते हैं। कार्टेल किसको कहते हैं, कार्टेल एक तरह का एसोसिएशन होता है, मैन्युफैक्चरर द्वारा बना लेते हैं कि वो कंट्रोल करते हैं प्राइजेस को ना, कॉम्पिटिटर्स को अवॉइड करके वो बना लेते हैं, कार्टेल कहते हैं। स्वीट क्रूड ऑयल क्या होता है, जिसमें सल्फर का कंटेंट कम होता है। ठीक है, अगर तो सौर है तो यानी सल्फर का कंटेंट ज़्यादा है। ब्रेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि मेजर करता है क्रूड ऑयल के प्राइजेस को। ठीक है, एक बैरल में लगभग 159 लीटर ऑफ ऑयल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक बैरल में 159 लीटर ऑफ ऑयल आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट करेंट अकाउंट में फॉल ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस मतलब क्यों गिरा है, देखो यूएसए का भी था, यूएसए में क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो मॉनिटर किए जाते हैं थ्रू वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा। ऑयल का डिमांड कम हो गया कोरोना की वजह से, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन है वो रोकना नहीं चाहते थे। क्यों, क्योंकि एक बार जब आप ऑयल का प्रोडक्शन रोकते हो ना तो फिर चालू करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो कंपनी से रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं था कोविड की वजह से। तो इन लोगों ने क्या कहा कि जो खरीदने वाले लोग थे ना उनको सामने से पैसा दिया, ताकि भाई चलो तुम उधारी पे ही सही लेकिन अभी ले लो। ठीक है, इस वजह से ऑयल के प्राइसेस उस समय कम हो गए थे, लेकिन इंडिया ने इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया, क्योंकि हम ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से मतलब ऑयल इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम सीन इन द न्यूज़, यार सीधी अभी हमने देखा कौन, क्रूड ऑयल टर्म रेफर कर रहा था यहाँ पे। अगर हम रशियन ऑयल के प्राइस कैप की बात करें, लगाया गया था 2022 में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था रसिया यूक्रेन वॉर का, तो उन सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्या कहा, हम रसिया पे ना $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगा देते हैं, मतलब इसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाने के लिए। ठीक है, लेकिन इंडिया ने मतलब इनकी बात नहीं मानी। ठीक है, G7 कंट्रीज़ ने लगाया था, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि नहीं भाई, हम तो मतलब अलग से जो है रसिया के साथ जो है ना डील करेंगे। तो इंडिया ने, लेकिन फिर भी डील करने के बाद भी इंडिया सिर्फ और सिर्फ $2 पर बैरल ही बचा पाया। मतलब सोचो, इंडिया रसिया ने डीप डिस्काउंट दिया था, फिर भी इंडिया ज़्यादा नहीं बचा पाई। क्यों, क्योंकि भाई रसिया इतना ज़्यादा दूर है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्चा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, कार्गो का इंश्योरेंस का ही खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इंडिया ज़्यादा बचा नहीं पाया। इंडिया का फ़ायदा कब होता है, जब इंडिया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से ही ऑयल इंपोर्ट करता है, क्योंकि आपको ये भी तो देखना पड़ता है भाई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है, कार्गो का इंश्योरेंस होता है उसका कॉस्ट क्या है, फिर ओवरऑल हम पता लगाते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो हमने ऑयल समझ लिया गाइस। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट ऑफ गोल्ड से लेके बाकी के टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, सजेशन दे सकते हो, और लास्ट तक मेरे को पता है बहुत कम ही लोग पहुँचे होंगे। ठीक है, अपना बस वही वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।